हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं कांच की आयताकार स्लेब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कांच की आयताकार स्लेब जो है उसके अंदर अपन दो माध्यम देखते हैं, एक कांच है, दूसरा माध्यम हवा है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम यानी हवा से कांच में प्रवेश करती है, फिर कांच से वापस हवा में प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण जो है वो उसकी चाल और दिशा बदल जाती है। उसको अपन प्रकाश का अपवर्तन के नाम से जानते हैं। तो उसकी चर्चा अपन यहाँ करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब देखो, कांच की आयताकार स्लेब है, ये ले लेता हूँ मैं आयताकार स्लेब, इसको नाम दे देता हूँ ABC और D। ये ABCD आयताकार स्लेब है। अब इस स्लेब से जो पृष्ठ AB है उससे कोई तिर्यक आपतित प्रकाश किरण लेते हैं। जो कोई एंगल बनाती हुई क्या होती है, आपतित होती है। किस पर? पृष्ठ AB पर। जहां प्रकाश किरण पृष्ठ AB से मिलती है वहां एक अभिलंब खींच देते हैं। अब यहां दो जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं वहां दो आलपिन लगा देते हैं, E और F। इस अभिलंब को नाम दे देते हैं N और N डैश। जहां ये प्रकाश किरण पृष्ठ AB से, ये वायु काच अंतरा पृष्ठ है, यानी यहां जो है इधर वायु है इधर काच है, ये वायु काच अंतरा पृष्ठ है। इस पर अपन ने अभिलंब खींच दिया और इस अंतरा पृष्ठ वाले स्थान को अपन O दे देते हैं बिंदु। अब यहां E और F आयताकार स्लेब ले ली। स्लेब से के पृष्ठ AB से कोई एंगल बनाती हुई अपन एक रेखा खींचते हैं और रेखा पर दो डॉट लगा देते हैं और डॉट जो है वहां अपन आलपिन लगाएंगे, दो आलपिन यहां लगा देते हैं। और इन दोनों आलपिनों को इस पृष्ठ से देखते हैं, पृष्ठ CD से। और जब पृष्ठ CD से इन आलपिनों को देखते हैं तो अपने को ये दिखाई कहाँ देनी चाहिए थी, उसके लिए देखो मैं सीधी लाइन खींच देता हूं, यहां दिखाई देनी चाहिए थी अपने को। लेकिन जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा बदल जाती है और ये यहां नहीं दिखाई दे करके और अपने को इस जगह दिखाई देती है, दोनों आलपिने। यानी ये आलपिने जो है इनको इस पृष्ठ से देखना है और इस पृष्ठ में वो आलपिने यानी पृष्ठ AB के इस साइड जो आलपिने लगी हुई है उनको पृष्ठ CD से देखना है और देख करके उनके सामने दो और आलपिन लगा देनी है, ये G और ये H। इन दोनों आलपिनों को एक रेखा से मिलाते हुए इस रेखा को पृष्ठ CD तक आगे बढ़ा देते हैं और रेखा पृष्ठ CD से जहां मिलती है ये वायु काच अंतरा पृष्ठ पर, वहां एक अभिलंब और खींच देते हैं। इस अभिलंब को नाम दे देते हैं M डैश। और जिस अंतरा पृष्ठ पर, वायु काच अंतरा पृष्ठ पर ये रेखा, ये प्रकाश किरण मिल रही है, उस बिंदु को नाम दे देते हैं O डैश। और O डैश को भी क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। शुरुआती अपनी ये प्रकाश किरण है, इसको कहेंगे आपतित किरण। ये बाहर जाने वाली प्रकाश किरण है, क्योंकि अपन इन दोनों आलपिनों को इधर देख रहे हैं, तो ये बाहर जाने वाली प्रकाश किरण निर्गत किरण कहलाती है। निर्गत किरण। और ये जो आप देख रहे हो बीच के अंदर वाली, ये वाली, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण।
तो जब प्रकाश किरण वायु कांच की स्लेब यानी कांच, जब प्रकाश किरण वायु से, और वायु क्या है यहाँ, विरल माध्यम है, यानी कण जो हैं वो दूर दूर हैं, प्रकाश की चाल यहाँ ज्यादा होगी तो वो है विरल माध्यम। और कांच ये स्लेब है और कांच है सघन माध्यम, और सघन माध्यम में कण पास पास होते हैं तो चाल जो है प्रकाश की वो क्या होती है, प्रकाश की चाल कम होती है, किसमें, सघन माध्यम में। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी वायु से कांच में प्रवेश करती है, तो देखो ये जानी इधर से चाहिए थी और इधर झुक गई थोड़ी सी, ये इस दिशा से यूं जानी चाहिए थी लेकिन ये अपनी दिशा छोड़ के इधर अभिलंब की तरफ झुक गई है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश किरण, अब देखो ये आगे बढ़ा दूं मैं इसको, ये चलो अपवर्तित हो गई, यहाँ से अपनी दिशा से भटक गई, उसी को अपवर्तन कह रहे हैं। इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो ये इधर से यूं निकलती है, लेकिन जब ये वापस कांच से वापस हवा में प्रवेश करती है, यानी कांच से हवा में यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम से माध्यम में, तो ये जो प्रकाश किरण है ये इधर से गुजरनी चाहिए थी और इसके थोड़ा सा इधर हट गई है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो मैं यूं कह सकता हूं, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम हवा से सघन माध्यम कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तथा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम यानी कांच से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम हवा से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये तो बात हुई प्रकाश के अपवर्तन की आयताकार स्लेब द्वारा। अब देखो ये आपतित किरण है, ये इधर से गुजर रही है, ये निर्गत किरण है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हैं। देखो इसको मैं यदि आगे यहाँ इधर बढ़ा दूं तो ये इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है और आपतित किरण इधर जाती हुई प्रतीत हो रही है, एक दूसरे के समांतर। ये तो कौन सी हो गई, आपतित किरण इधर से जाती हुई और ये निर्गत किरण इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये एक दूसरे के देखो समांतर हो गई। ऐसा क्यों हुआ, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जितना अभिलंब की ओर झुकती है उतना ही फिर वापस अभिलंब से दूर हटती है। यानी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी यह वायु से कांच में प्रवेश करती है, तो जितना अभिलंब की ओर झुकती है उतना ही कांच से जब वापस हवा में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस कारण ये एक दूसरे के समांतर होती है, यानी इसका जो विस्थापन है वो परिमाण में समान लेकिन विपरीत होता है। ये जितना इधर झुकती है ये उतना ही दूर हटती है।
तो जितना अभिलंब की ओर झुकाव है उतना ही अभिलंब से दूर हटती है, इसलिए ये एक दूसरे के समांतर निकलती है। अब देखो अभिलंब एन एंड एस, ये मैं यहां लिख देता हूं एंड एस, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण है I1। फिर अभिलंब और अपवर्तित किरण जो है उसके बीच का कोण है R1, अपवर्तन कोण। फिर ये अभिलंब और अपवर्तित किरण एक तरीके से ये आपतित मान लेते हैं इसको आगे, तो ये I2 और ये कोण हो जाएगा कौन सा, R2। I1 R1, I2 R2। तो ये तो बात हुई आज की आयताकार स्लेब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और प्रकाश किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो जिस प्रकार से परावर्तन के नियम है ठीक उसी प्रकार से अपवर्तन के भी नियम है। अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियमों के समान ही अपवर्तन के भी नियम है। अब अपवर्तन के नियम क्या हैं, तो पहला नियम है आपतित किरण, कोमा अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और इसकी मैं पूरी बात पीछे कर चुका हूं, एक ही तल का क्या मतलब है वो बता चुका हूं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पीछे के लेक्चर देखोगे वहां मिल जाएगा आपको क्या होता है एक ही तल। उसके बाद दूसरा नियम है आपतन कोण। आपतन कोण की ज्या, यानी आपतन कोण कह सकते हो, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण कोण की ज्या, ज्या का मतलब चौड़ाई कह सकते हो आप, एंगल जो बन रहा है वो। आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, एक स्थिरांक होता है। और इस स्थिरांक को ही अपन अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसे स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। स्नेल का अपवर्तन नियम, ये इंपॉर्टेंट है। स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। अब देखो अपन ने यहाँ आयताकार स्लेब ले ली है, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल है यानी साइन I1, इसको साइन I कहेंगे अपन। और ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट साइन I अपॉन साइन R का अनुपात एक स्थिरांक होता है। यह है स्नेल का अपवर्तन नियम, यानी इस कोण और इस कोण का अनुपात एक स्थिरांक होता है। और मैं इसको यूं कहूंगा, प्रकाश के किसी निश्चित रंग, प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, निश्चित माध्यम, निश्चित का मतलब फिक्स कर लिया कि अपन ने एक माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम कांच है, एक माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम जल है, तब की बात हो रही है, यानी फिक्स कर लिए माध्यम अपन ने कौन से होंगे। तो प्रकाश के किसी निश्चित रंग
और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए प्रकाश का रंग फिक्स हो गया। निश्चित रंग और निश्चित माध्यम, एक माध्यम हवा, दूसरा माध्यम कांच, एक माध्यम हवा, दूसरा माध्यम जल, एक माध्यम कांच, दूसरा माध्यम जल, इस तरीके से। तो प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसे स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं, अपवर्तन नियम कहते हैं। यानी अपन ने माध्यम फिक्स कर लिए कि एक माध्यम हवा है मान लीजिए और दूसरा माध्यम ये कांच है। तो हवा और कांच जो है निश्चित माध्यम हो गए। इन निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए और प्रकाश का रंग मान लीजिए निश्चित कर लिया सफेद है। निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, इन दोनों का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसको अपन अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। अब देखो अपन अपवर्तनांक की बात करते हैं। तो अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ निर्वात में प्रकाश की चाल ये होती है मीटर प्रति सेकंड। तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कहलाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम कोई सा भी हो सकता है, हवा हो सकती है, जल हो सकता है, कांच हो सकता है या कोई और माध्यम भी हो सकता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है। अब देखो अपन एक आयताकार स्लेब ले लेते हैं यहाँ और इस पर एक अभिलंब डाल देते हैं, ये ABCD। अब ABCD में पृष्ठ AB से कोई एंगल बनाती हुई किरण जो है वो आपतित हो रही है। जहां ये प्रकाश किरण पृष्ठ AB से मिलती है वहां अपन ने अभिलंब खींच दिया और ये फिर अपवर्तन होगा इस बार जब ये वायु से कांच में प्रवेश करेगी। तो एक माध्यम है यहाँ वायु और दूसरा माध्यम है कांच। तो अपन अपवर्तनांक कैसे डिसाइड करेंगे? तो मान लीजिए वायु के अंदर प्रकाश की चाल है V1 और इसमें प्रकाश की चाल है V2। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक वो कैलकुलेट करेंगे n दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष n/1 बराबर हो जाएगा। जिस माध्यम का ज्ञात कर रहे हैं वो आएगा नीचे और जिस माध्यम के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं वो आएगा ऊपर। तो दूसरा माध्यम है कांच, तो ये आ जाएगा कांच में प्रकाश की चाल कितनी? V2। ये हो जाएगी वायु में प्रकाश की चाल, ये हो जाएगी V1।
तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, v1/v2। अब अपने को ज्ञात करना है, ये कंडीशन 1 हो गई। दूसरी कंडीशन अपने को चाहिए माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हो जाएगा n पहले माध्यम का दूसरे के सापेक्ष। तो पहला माध्यम अपना कौन सा है, वायु। तो यहाँ आ जाएगा वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, v1, और ऊपर आ जाएगा कांच में प्रकाश की चाल v2। तो पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा v2/v1, यानी दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात जो है वो अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अब यदि एक माध्यम निर्वात या वायु है, एक माध्यम निर्वात या वायु है, तो अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं कि यदि निर्वात के सापेक्ष अपन किसी माध्यम में निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक या केवल अपवर्तनांक भी कहते हैं। और इसको अपन दर्शाएंगे nm से। माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। अब मान लीजिए निर्वात में प्रकाश की चाल को दे दें अपन c से, माध्यम में प्रकाश की चाल v से, तो ये हो जाएगा nm बराबर c/v। अपवर्तनांक ज्ञात कर लेंगे किससे, निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटा ये v का भाग दे देंगे बाद में। तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल है c, तो nm बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटा माध्यम में प्रकाश की चाल का भाग दे दो, अपवर्तनांक आ जाएगा। nm बराबर आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और उसमें माध्यम में प्रकाश की चाल का क्या दे दो, भाग दे दो। अब देखो जल का अपवर्तनांक कितना होता है, nw = 1.33। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि nw = c/v। ये फॉर्मूला है अपना, c प्रकाश की चाल और v माध्यम में प्रकाश की चाल। तो nw दे रखा है निर्वात में जल का अपवर्तनांक 1.33 बराबर c फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और v हो जाएगा माध्यम में या जल में प्रकाश की चाल। यहाँ जल का अपवर्तनांक की बात हो रही है, तो जल में प्रकाश की चाल, तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करने के लिए ये मान लीजिए v है, तो जल में प्रकाश की चाल आ जाएगी, जल में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटा 1.33। तो इसका कैलकुलेशन कर लो आप, जल में प्रकाश की चाल आ जाएगी और ये कम हो जाएगी, 1.33 का भाग दे दो इसके अंदर। अब देखो आपके लिए सवाल है, वायु में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है,
क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, वो बताना है आपको, और ऐसा क्यों होता है। दूसरा है प्रकाश वायु से 1.50 यानी 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। वायु से आ रहा है, कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। यदि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अपवर्तनांक कितना है, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, तो आपको कांच में प्रकाश की चाल बतानी है। फॉर्मूला अपना है NM, यानी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ये काम में आपको लेते हुए बताना है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी।